हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 2022 का जो गणित का जो सेट है, सेट नंबर 2, उसको हल करने वाले हैं। तो उसको हल करना आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आप देखिए, पढ़िए। पहला नंबर क्या दिया गया है? पहला नंबर दिया गया है सदिशों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण है। जो क्रॉस होता है उसको कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, इन दोनों के, इसकी दिशा और इसकी दिशा के बीच जो कोण बनना है उसको बताना है। तो देखो, ए क्रॉस बी की दिशा किधर होगी? ए क्रॉस बी, देखो मान लो कि एक सदिश है ये, जिसकी दिशा है ये, जो पेन की नोक है उसकी तरफ में ए की दिशा है, और दूसरा मान लो कि एक पेन है, ये दो पेन है। इन दोनों को हमने यहाँ से पकड़ा, मान लो यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है, यहाँ से शुरू है। तो इन दोनों को मान लिया कि ऐसे हैं। तो मानो एक ये ए है और ये बी है, ए क्रॉस बी। तो क्रॉस जब होता है तो ए पर हम लोग हाथ रखते हैं, जो पहले लिखा हो उस पर हाथ रखना, अंगूठा ऊपर करना, अंगूठा इसे करना है, अंगूठा ऊपर, और इसके ऊपर रखना है इसको, और इधर से इधर घुमाना है ए से बी की तरफ। ए ये है, ए पर ये पूरी अंगुलियां रखनी चारों, अंगूठा अंगुलियों के लंबवत होना चाहिए। ए से बी की तरफ घुमाओ, बी सी की तरफ घुमाने में अंगूठा किधर आया? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आया। तो ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और बी क्रॉस की किधर होगी? बी ये है और ए ये है। तो बी की तरफ रखा अंगुलियों को और ए की तरफ घुमाया, तो अंगूठा किधर है? अंगूठा नीचे की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ। पहले वाले की दिशा किधर आई? ऊपर की तरफ। दूसरे वाले की दिशा किधर आई? नीचे की तरफ। ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ आई है, किधर? ऊपर की तरफ। और जो बी क्रॉस ए की है उधर, वो नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच कोण कितना बना? दोनों के बीच कोण कितना बना? 180 का बना। एक देखो इधर की तरफ, एक ऊपर की तरफ आई और एक कोई नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच जो कोण बना वो कितना बना? 180 का। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 180। 180 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दिया गया है पूर्णांकों के समुच्चय z पर r निम्नवत परिभाषित है। क्या दिया गया है? यक्स कामा वाई इस प्रकार संबंधित हैं कि जो मॉड के अंदर दिया गया है यक्स माइनस वाई जो का मान जो है वो एक से या तो कम है एक्स माइनस वाई के मॉड का, या एक से एक के बराबर है, एक से कम है या एक के बराबर है। अब देखो, बताना है कि जेड पर यह संबंध आर है। जेड क्या होता है? जेड होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब होता है -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। तो ये जो होते हैं, इधर इधर अनंत तक चलते चले जाओ, इधर अनंत तक, तो ये होते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक देखना है क्या ये स्वातुल्य, सममित और संक्रामक, इनको चेक करना है। स्वातुल्य है या सममित है या संक्रामक, वो देखते हैं, और वो देखने के बाद इसका हमें उत्तर पता चलेगा। अब देखो, दिया गया है एक्स कमा वाई इस प्रकार संबंधित हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वातुल्य में क्या होता है? स्वातुल्य में दो बराबर रखने होते। मान लो इसमें दो बराबर रख दिए, दो बराबर रख दिए मतलब एक मान लो, एक मान लिया, कोई भी संख्या ले ली, मान लिया कि एक रख रहे हैं, तो एक रखा इसमें, और वाई की जगह भी एक रखें क्योंकि स्वातुल्य लिया है, और ये मॉड लगा दिया। मॉड मॉड 1 - 1 कितना आ गया? 0। और 0 इधर क्या चल रहा है? इधर ये लिखा है, इधर भी ये लिखा है। अब देखो, ये क्या सही बैठ रहा है? हाँ, तो ये सही बैठ रहा है। जो 0 होता है वो एक से हमेशा छोटा होता है, और एक के बराबर तो होता नहीं, यानी कि एक कंडीशन तो सही हो रहा है, यानी कि स्वातुल्य है। जो ये है क्वेश्चन, ये स्वातुल्य है। स्वातुल्य ये बैठ गया कि स्वातुल्य है। सम्मित के लिए क्या करेंगे? सम्मित सम्मित के लिए क्या करेंगे? सम्मित को चेक करना है, तो सम्मित में क्या चेक करना पड़ेगा? मान लो कि 1, 2 पहले रखा, क्या 1, 2, 1, 2 पहले रख रहे हैं। 1, 2 अगर सही बैठे, देखो कैसे, यक्स की जगह रखा 1, यक्स की जगह रखा 1 और वाई की जगह रखा 2, मॉड लगाया और ये रख दिया। अब 1 - 2 कितना होगा? -1, और -1 बाहर निकलेगा तो +1 हो जाएगा। कोई भी चीज़ मॉड के अंदर होती हो, अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो भी प्लस ही में रहेगी। तो ये लिख दिया। अब एक जो होता है वो एक के बराबर होता है, ये देखो बराबर का चिन्ह लगा है, यानी कि स्वातुल्य भी सही बैठ रहा है। आप इसमें कोई भी संख्या मानोगे, अगर वो पहली बार सही बैठ रही है
तो उसका अगर उल्टा रखने पर अगर स्वातुल्य चेक करना है, देखो 1,2 सही बैठ गया। अब अगर इसका उल्टा भी सही बैठे तो यानी कि ये स्वातुल्य है। ये हमने माना था, ये हमने चेक किया मानने के लिए। अब देखो सम्मित है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं भाई, सम्मित चेक कर रहे हैं ना। 1,2 पर सम्मित हो रहा है। अब 2,1 पर देखें, अगर 2,1 पर बैठ गया तो यानी कि सम्मित है। 2,1 पर चेक कर रहे हैं तो 2, x की जगह रखा 2, y की जगह रखा 1 और लगाया ये चिन्ह, 2 - 1 1 और इधर लिखा 1 बाहर निकला तो यानी कि 1 के बराबर है। यानी कि ये सही बैठ रहा है, यानी कि ये क्या है, सम्मित है, सम्मित है। पहले तो आपको मानना होता है, ये माना, ये मान के चेक किया कि हाँ ये वाली ठीक बैठ रही। अगर इसके बाद में इसका पलटने पर भी अगर सही बैठ रहा, सही का मतलब है कि ये जो कंडीशन दी गई है उसको सही कर रहा है, तो यानी कि वो सम्मित है। अब संक्रामक के लिए क्या करेंगे, अब देखो संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें संक्रामक के लिए कोई भी a, b पहले चेक, a, b मानना होता है, b, c मानना होता है। अगर ये दोनों बैठ रहे हैं सही, इसके बाद में अगर a, c भी बैठ जाए, a, c भी बैठ जाए तो वो होगा। अब कैसे, देखो मान लिया कि 1, 2, a की जगह 1, b की जगह 2 माना, b की जगह 2 तो 2 रहेगा और c की जगह मान लिया 3। पहले 1,2 पर चेक करते हैं। जब 1,2 पर चेक करेंगे तो पहले की तरह क्या आ जाएगा, 1,2 पर चेक किया तो कितना आ जाएगा ये, तो यानी कि सही बैठ रहा, तो 1,2 हमने माना। 2,3 जब मानोगे तो x की जगह देखो, x की जगह रखो 2 और y की जगह रखो 3, तो 2 - 3 और चिन्ह लगा दो पूरा, 2 में 3 जाएगा माइनस का 1 और ये चिन्ह लगाओ 1, तो यानी कि ये भी सही बैठ रहा, देखो 1 के बराबर हो रहा, तो ये भी सही बैठ रहा है। अब देखो 1,3 रखना पड़ेगा, a, c पर चेक करना होता है, तो a, c पर चेक करो, a, c पर अगर a, c पर सही बैठ गया तो वो संक्रामक होगा। तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे, a क्या है, a को माना था 1 और c माना था 3, तो 1,3 पर चेक करो, अगर सही बैठ गया तो वो संक्रामक होगा। 1 को रखो, x की जगह 1 और y की जगह 3 और चिन्ह लगा दो, या माइनस का 2 और माइनस का 2 बाहर निकले तो प्लस का 2। अब प्लस का 2 जो है ये कंडीशन सही नहीं बैठ रहा है, देखो चाहे या 2 1 के बराबर भी नहीं है और 2 1 से छोटा भी नहीं, यानी कि ये चीज़ गलत बैठ रही है, यानी कि ये सममित, ये यानी कि संक्रामक नहीं है, ये क्या संक्रामक नहीं है। तो देखो ऑप्शन कौन सा दिया गया है जिसमें स्वातुल्य भी हो, सम्मित भी हो लेकिन संक्रामक ना हो। तो स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है लेकिन संक्रामक नहीं, यानी कि पहला नंबर सही है। ठीक, अब तीसरा नंबर देखो, f(x = x² + 2) द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार है कि वो r से r पर है। r से r का मतलब क्या है, r मतलब होता है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर दिया गया है फलन। देखो इसको समझते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र का सहारा लेंगे, इधर एक चित्र बनाओ और इधर एक चित्र बनाओ। अब इसमें क्या करेंगे, इधर हम रखेंगे x का मान, इधर हम x का मान रखेंगे तो इधर हमारा f(x) का मान निकलेगा। x का मान पहले मान लो कि x का मान हम रखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन वास्तविक संख्या में सब संख्याएं आ जाती हैं, सब की सब संख्याएं वास्तविक संख्या में आ जाती हैं। आप किसी बार भी इसको चेक कर सकते हो, लेकिन रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएँ नहीं होनी चाहिए, जैसे रूट के अंदर -1। केवल सम्मिश्र संख्याएं इसमें नहीं आती हैं और सब संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो हमने इसमें पूर्णांक ले लिए हैं, पूर्णांक संख्याएं, इधर भी वही ले लो, 0, -1 और ले लो 6, 3, 2 और ऐसे ले लो, इसके बाद में 11 ले लो। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर 0 रखो, इसमें x का मान इसमें 0 रखो तो f(x) का मान निकलेगा, जो निकले उधर मिला देना। x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा तो यहाँ पर 0 आ गया और इसकी जगह 2 आएगा, तो 0 का 2 से मिला दो, 2 से मिला दो। हमें क्या देखना है कि एकाकी और आच्छादक बताना है। एकाकी क्या होता है कि जाए जो फलन मिल रहा है वो एक ही बार मिलना चाहिए, मतलब एक के साथ 2 नहीं मिलने चाहिए, एक के साथ 2 नहीं मिलने चाहिए। पहले समझो फलन क्या होता है, पहले बताएं फलन सबसे जाना चाहिए, जितनी भी संख्या है उन सबसे जाना चाहिए
और एक बार जाना चाहिए, वो फलन होता है। और एकाकी क्या होता है, सबसे जायद तो रहा है, लेकिन मान लो कि 3 का मान भी 3 आ रहा और -2 का मान भी 3 आ रहा, किन्हीं भी दो संख्याओं के मान उधर एक नहीं आना चाहिए, वो होता है एकाकी। तो यहाँ पर 0 रखा। और आच्छादक क्या होता है, समझो, आच्छादक में होता है कि सबको ढक ले, मतलब इधर का आप कोई भी मान रखोगे उधर आपको मान मिलेगा जरूर। देखो कैसे, 0 रखा तो 2 आया, -1 रखा, -1 रखो, -1 रखा, -1 का वर्ग +1 और 3 हो जाएगा, तो -1 को मिला दो 3 से, 1 रखोगे तब भी 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर -1 का भी मान 3 आ रहा और 1 का मान भी 3 आ रहा, जबकि एकाकी का मतलब होता है 1 आना चाहिए। हमेशा आप अगर -1 रख रहे हो तो कुछ अलग उत्तर आना चाहिए, 1 रख रहे हो तो कुछ अलग उत्तर आना चाहिए, तब आपका एकाकी होता है। लेकिन दोनों के उत्तर एक ही आ रहे हैं, तो यानी कि ये एकाकी नहीं है। एकाकी में के लगा दो कट्टम, एकाकी नहीं है। अब आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक क्या होता है, यानी कि सबको ढकना चाहिए। अब -1 का मान देखो इसमें नहीं प्राप्त होगा, ये जो -1 है इधर आप देखो, -1 है, -2 भी है, सब संख्याएं इधर हैं, इधर भी सब संख्याएं, इधर भी सब संख्याएं, चाहे जो संख्या हो सब इधर भी हैं इधर भी हैं। अब देखो इधर जितनी भी माइनस की संख्याएं होंगी उनका इधर से कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा, यानी कि इधर की जो सब संख्याएं हैं, इधर का देखो यक्स का मान आप कुछ भी रख लो, लेकिन आपको -1, -2, -3, -4, -5 माइनस की कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब है यानी कि ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि इधर की संख्याओं को ये ढक नहीं पा रहा है, इसलिए यह आच्छादक भी नहीं है, समझो। तो विकल्प में देखो कि आच्छादक ना तो एकाकी ना तो आच्छादक, चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। यक्स e की पावर यक्स dx का मान है। अब यक्स e की पावर dx का मान देखो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट समाकलन सेकंड -d/dx ऑफ फर्स्ट समाकलन dx सेकंड और dx। इसके बाद में फर्स्ट माना यक्स को, सेकंड माना e की पावर यक्स को, फर्स्ट लिखा यक्स e की पावर यक्स सेकंड, फर्स्ट की जगह फिर यक्स लिख दिया, सेकंड की जगह e की पावर यक्स रख दिया। अब e की पावर यक्स का समाकलन e की पावर यक्स हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, और यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और e की पावर यक्स का समाकलन करेंगे तो e की पावर यक्स आ जाएगा, e की पावर यक्स गुणा e की पावर यक्स हो जाएगा, और फिर e की पावर यक्स का करेंगे तो फिर e की पावर यक्स आ जाएगा, e की पावर यक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर, e की पावर यक्स और x-1। अब उत्तर मिलाओ कौन सा सही है, उत्तर मिलाओ, उत्तर e की पावर यक्स x-1, e की पावर यक्स x-1, ये तीसरा नंबर सही है। अब देखो अवकल समीकरण 3x² d² -2 dy/dx प्लस y की 0 की कोटि है। अब देखो कोटि क्या होती है, कोटि हमें निकालना है, तो कोटि क्या होती है, कोटि का मतलब होता है उस चीज़ को कितने बार अवकलन किया गया है। देखो जो कोटि होती है यहाँ पर इससे पता चलती है कि d²y/dx², यहाँ पर 1 है कोटि, यहाँ पर 2 है कोटि, तो हाईएस्ट कितनी है कोटि, तो हाईएस्ट 2 ये होती है कोटि, जो d में लगी होती है ये होती है कोटि, और घात होती है जो d/dx का इसे स्क्वायर में लगा हो वो होता है घात। तो यहाँ पर कोटि कितनी है 2, हाईएस्ट देखना यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2, तो हाईएस्ट वाली कितनी है कोटि 2, तो उत्तर हो जाएगा 2। अब सवाल दिया गया है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, सिद्ध कीजिए कि AC सदिश -BD सदिश इक्वल टू AB सदिश, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज बना लो। सबसे पहले क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेना है। ABCD बना लिया, उसके बाद में चिन्ह कैसे बनाएंगे वो देखो। AC सदिश दिया गया, A से C की तरफ चिन्ह बनाओ, A से C की तरफ, इधर भी कर्ण को मिला देना, विकर्ण को, इधर भी विकर्ण को मिला देना है। इसके बाद में A से C की तरफ लाइन बनाओ, क्योंकि इसमें देखो पढ़ो A की से AC लिखा है तो A से C की तरफ बनाओ, A से C की तरफ बना दिया। फिर BD लिखा है तो B से D की तरफ बनाओ, B से D की तरफ बना दिया। फिर लिखा है AB बनाओ, AB बनाओ। अब A से B की तरफ बना दिया, AB बन गया। इसके बाद में अब ये देखो ये इधर बनी है,
ये इधर बनी, इसमें से आपको एक इधर मान लेना है क्योंकि ये विकर्ण है, इसके लिए एक इधर मान लिया है। ये 3 प्रश्न में हम लोगों को दी गई थी, ये और ये आपको मानना पड़ेगा। जब आप सवाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सोच पाओगे कि इधर लेना है ये चिन्ह या इधर लेना है नीचे की तरफ। जब आप इसको ऊपर की तरफ एक सही तरफ लोगे तभी ये सही बैठेगा। अब इसके बाद में देखो क्या करना है, AD सदिश बराबर BC सदिश है। AD सदिश और BC सदिश बराबर है क्योंकि कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब देखो AC सदिश इक्वल टू AB सदिश प्लस BC सदिश होगा। जो AC सदिश है वो AB सदिश और प्लस BC सदिश होगा। कोई भी देखो एक त्रिभुज ये बनना है, देखो दो, एक तीर इधर बना है एक तीर इधर बना है, तो जो दो तीर एक तरफ होते हैं और तीसरा तीर देखो इधर बनना है, देखो ये इधर से लाओ तो ये इसकी विपरीत दिशा में बनना, और ये देखो एक ही दिशा में बनना है। तो जो एक दिशा में होते हैं उनका योग विपरीत दिशा वाले तीर के बराबर होता है। तो विपरीत दिशा वाला जो तीर है AC सदिश वो एक ही तरफ वाले तीरों के बराबर है। ये देखो एक तरफ वाला तीर दूसरी तरफ वाले तीर के बराबर है। अब AD सदिश देखो, AD सदिश जो AD सदिश है, AD सदिश जो है इसमें देखो एक ये तीर एक तरफ है और ये एक तीर एक तरफ है, और ये देखो इन दोनों के विपरीत दिशा में ये वाला AD इसके और इसके विपरीत दिशा में, यहाँ से चलो तो इसको काटेगा ये और ये एक दिशा में, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो यानी कि ये AD सदिश बराबर BD सदिश प्लस AB सदिश लिख दिया। अब इसमें से BD सदिश का मान निकालो। क्यों BD सदिश का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर BD दिया गया है और यहाँ पर AC दिया गया है, तो AC का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया ये, और BD का निकालना तो BD का मान निकाल लिया। इससे BD सदिश इक्वल टू AD सदिश और ये उधर ले गए AB सदिश तो माइनस का AB सदिश। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इसका लिया ये वाला और इसकी जगह इसका मान रख दिया, BD का मान रखा इसकी जगह ये वाला, और AC सदिश की जगह मान रखा AC सदिश का ये वाला ये रख दिया इसकी जगह, और BD की जगह रख दिया ये वाला रख दिया। इसके बाद में हम लोगों का ये आ गया। अब देखो BC सदिश जो है, ध्यान से देखो, जो BC सदिश है वो AD सदिश के बराबर है, तो BC सदिश की जगह क्या लिख दिया, AD सदिश। इन दोनों का आपस में क्या है, बराबर है, तो BD सदिश की जगह लिख दिया AD सदिश प्लस और माइनस कट गया आपस में, क्या बचा 2AB सदिश, जो हमें बताया था प्रश्न में सिद्ध करने के लिए, सिद्ध हो गया 2AB सदिश। और इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा दूसरे का खा क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कॉट इनवर्स वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस का है यहाँ पर, देखो साइन कॉसेक और टैन में अगर माइनस होता है, साइन कॉसेक और टैन, तो उनमें माइनस बाहर आ जाता है। ठीक, लेकिन अगर कॉस सेक और कॉट में अगर माइनस होता है, जैसे देखो यहाँ पर कॉट माइनस है, कॉस सेक और कॉट में माइनस होता है तो उसमें पाई माइनस करके बाहर निकाला जाता है। जो दिया हो वो निकल लेते हैं, पाई लगाया और ये जो माइनस का चिन्ह है उसको बाहर किया, कॉट इनवर्स 1/√3 रख दिया। जो 1/√3 होता है वो कॉस में किसका मान होता है, तो कॉट में किसका मान होता है, तो कॉट π/6 का मान होता है 1/√3। तो रखा ये माइनस वाला और ये प्लस वाला आपस में कट गया और बचा क्या π/6 लिख दिया, लासा लिया तो आ गया 5 π/6। ये हो गया इसका मुख्य मान, क्योंकि कॉट का जो मुख्य मान आता है वो 0 से पाई के बीच आता है, और ये कितना है 150, ये कितना है 150, 6 3 18 5 दिया 15, 150 है, यानी कि ये इसके बीच में ही है। अब देखो तीसरा नंबर दिया गया, दर्शाइए कि fx बराबर साइन x² एक सतत फलन है। देखो एक चीज़ ये होती है कि अगर कोई भी दो फलन सतत हैं, सतत का मतलब अगर उनका जो ग्राफ है वो टूट नहीं रहा कहीं से, वो होता है सतत। तो अगर देखो दो अगर ऐसे हैं कि अगर वो सतत है, अगर एक ये सतत है दूसरा ये ग्राफ सतत है, अगर दोनों सतत हैं तो उनका जोड़ भी सतत होता है। जैसे मान लो एक साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ देखो सतत होता है, ऐसा होता है ऐसा, और कॉस एक्स का कैसा होता है, कॉस एक्स का ऐसा होता है।
लेकिन सतत होता है, कहीं पर टूटता नहीं है, चलता चला जाता है आगे, साइन एक्स भी कॉस एक्स भी। तो दो अगर सतत फलन है तो उनका जोड़ भी सतत होता है, उनका घटाना भी सतत होता है, उनका गुणा भी सतत होता है और इन दोनों का भाग भी सतत होता है। और पांचवी चीज़ है उनका GOF या संयोजन, उन दोनों फलनों का संयोजन GOF या FOG जिसे कहा है दूसरे पार्ट में है, पहले पार्ट में तो उन दोनों का जो संयोजन होता है वो भी सतत होता है। मान लो कि यहाँ पर ये जो फलन है वो दो फलनों के संयोजन से बना है। कैसे देखो, एक मान लिया GX, इस पर अभी ध्यान मत दो, मान लो कि एक है GX फलन साइन एक्स दिया है, एक दूसरा मान लिया कि FX है एक्स स्क्वायर दिया है। तो इन दोनों का तुम GOF निकालो। क्या निकालना है? GOF। यो इसको मान लो F डैश, इसको F डैश मान लो, क्योंकि हमने इसको FX ये दिया गया था तो इसको F डैश मान लिया। तो GOF इन दोनों का निकालोगे तो FX हो जाएगा। FX की जगह मान रखा है एक्स स्क्वायर, क्योंकि FX बराबर एक्स स्क्वायर रखा। अब x की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को साइन एक्स में रख दो तो कितना आ गया? साइन एक्स स्क्वायर। अतः दो फलनों का संयोजन सदिश होता है, दो फलनों का जो संयोजन होता है वो सदिश होता है। अभी बताया था ना दो फलनों का संयोजन सतत होता है, ये आपको याद रखना है कि दो फलनों का संयोजन सतत होता है। अब देखो दो फलनों के संयोजन से GOF यानी कि संयोजन से एक फलन बना दिया। ये फलन जो है वो दो फलनों के संयोजन से बना है, एक ये फलन और एक ये फलन। जो साइन एक्स होता है उसका ग्राफ ये होता है, ये भी सतत होता है। और जो एक्स स्क्वायर होता है इसका ग्राफ पैराबोला वाला होता है, तो ये भी सतत होता है, तो दोनों सतत होते हैं। तो हम लोगों का हो गया ना कि दो फलनों का जो संयोजन से बना है इसलिए ये सतत होता है। ये लिख देना ऐसे बना के कि देखो सतत है, अतः दो फलनों का संयोजन सदिश, दो फलनों का संयोजन जो होता है वो क्या होता है? सतत होता है। अब देखो ये सवाल दिया गया है कि एक बक्सा है, एक बक्सा में 7 पीली 8 लाल साड़ियाँ हैं, एक साड़ी यादृच्छिया निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात की। देखो जो प्रायिकता वाले सवाल होते हैं उसमें क्या करना होता है, एक लाइन खींचो, उसमें जो कुल लिखे हैं, जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग, यानी कि जो भी मान लो साड़ियाँ दी गई हैं तो कुल साड़ियों का योग वो नीचे लिखना होता है, कुल सामानों का योग नीचे, और जो जिसकी प्रायिकता निकालने को कहता है वो संख्या ऊपर लिखनी होती है। तो इसमें कुल कितनी साड़ियाँ हैं? तो 8 6 14 1 15, 15 नीचे लिख दो, ठीक, कुल वाली नीचे लिखना है। और एक साड़ी यादृच्छिया निकाल ली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता, तो लाल पूछ रहा, तो जो पूछ रहा है वो संख्या आपको ऊपर रखनी। तो लाल कितनी है? लाल है 8, तो 8 ऊपर रख दो, बस सवाल हो गया, उत्तर हो गया 8/15। अब देखो दिया गया है कि 2a माइनस b ज्ञात कीजिए। देखो a बराबर दिया गया है ये वाला अवयव और तथा b बराबर ये अवयव दिया गया है। 2a माइनस b ज्ञात करना बहुत सरल है। कैसे करेंगे? देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि 2a माइनस b, a का मान दिया है ये, b का मान दिया है ये। अब a को रखा ये, माइनस की जगह माइनस का चिन्ह लगाया, b को रखा ये और 2 लिखा था आगे तो 2 को आगे लिख दिया, ठीक, 2 को आगे लिख दिया। अब 2 को जो अवयव होता है अगर उसका अंदर गुणा कराएंगे तो सब संख्याओं में होगा, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो ऊपर गुणा कराया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 आ गया ये माइनस का इतना। अब 2 को घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह है, घटा दो, 2 माइनस 3 घटाओ, 4 वाला इससे घटाओ, 6 वाला इससे घटाओ, 4 वाला इससे घटाओ, 6 वाला इससे घटाओ और 2 वाला इससे घटाओ। जब 2 वाला 2 से घटाएंगे 0, 6 वाला 0 से घटाएंगे 6, 4 में एक घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 4 ये करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का उत्तर। कितना सरल था। अब देखो सवाल तीसरे नंबर दिए गए निम्नलिखित सभी खंड हल कीजिए। दिया गया का नंबर, यदि e की पावर y 1 + x बराबर 1 हो तो दर्शाइए कि d²y/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। देखो ये सवाल नोट करते हैं। अब देखो ये सवाल दिया गया है, ठीक, तो ये हमें दिया गया और ये हमें सिद्ध करना है। तो इस वाले जो सवाल होते हैं उसमें क्या करना होता है कि 3 तरह के सवाल होते हैं, लेकिन इसमें जो लगेगा वो बता रहे हैं कि जो भी सवाल दिया गया हो उसमें यक्स वाले टर्म को अलग करने की कोशिश करो बराबर के इधर, और वाई वाले टर्म को उधर करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो e की पावर वाई है तो e की पावर वाई ऐसे रहने दो, और ये e की पावर वाई के गुणा में है तो इसको क्या करो उधर भाग में भेज दो।
तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये भाग में जाएगा तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है कि इसमें देखो इस सवाल में इसमें क्या दे रहा है कि 2 बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन। यहाँ पर देखो D2 लगा है यानी कि 2 बार अवकलन किया गया, तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन। तो यहाँ पर अवकलन करो, e की पावर y का अवकलन करो, किसके सापेक्ष करना है, x नीचे लगा है, x के सापेक्ष करना है। तो e की पावर y का करो x के सापेक्ष, तो e की पावर y हो जाएगा। फिर y का करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा। e की पावर y का हमने क्या किया, अवकलन, तो e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y का किया तो e की पावर y का e की पावर y हुआ, y का किया तो dy बाई dx बराबर लगाया। अब जो भाग में होता है उसको कैसे हल करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर पहले का दूसरे वाले को ऐसे का ऐसे लिखे रहने दो, पहले वाले का अवकलन करो, तो पहले वाले का 1 का अवकलन कितना होगा, तो 0 लगाया, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह लगाया। अब 1 को पहले वाले को ऐसे लिखो, अब दूसरे वाले का अवकलन करो, दूसरे वाले का अवकलन करोगे, अंदर अवकलन करो, 1 का करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस यक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। अब 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर y dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पर माइनस का 1 का अंदर गुणा कराओ तो 0 का 0 रहेगा, और माइनस का 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का 1/1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अभी इसके बाद में 2 बार अवकलन करना है क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है। ठीक है, इसका अवकलन 1 बार अभी और करना पड़ेगा। अब देखो इसकी जो तुलना है इससे करो, इससे देखो मान निकालो, e की पावर y है, e की पावर y देखो यहाँ पर देखो e की पावर y का 1/1 प्लस एक्स लिखा है, 1/1 प्लस एक्स तो यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, देखो यहाँ पर ऐसे करके इसका ये जो 2 है इसके ऊपर चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का 1 हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे, सोचना, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये वाली चीज़ इससे मिल रही है, तो ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो 2 लगाए ना यहाँ, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, e की पावर y dy अपॉन dx और माइनस का चिन्ह, और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे, देखो e की पावर y 1/1 प्लस एक्स लिखा है, 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करो इधर भी और इसका स्क्वायर करो तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये तो लिखी है, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, e की पावर 2y, तो क्या हो जाएगा माइनस का e की पावर 2y, माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस का e की पावर 2y, e की पावर 2y को e की पावर 2y से यहाँ पर कितने e की पावर 2y, 2 e की पावर 2y है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान लो यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ आएगा भाग में, और भाग में घाते घटती हैं, यहाँ पर माइनस का y हो जाएगा, गुणा में है तो यहाँ पर आएगा e की पावर y, भाग में है e मिल रहा है तो भाग में ऊपर जाएगा तो घटेगी घाते, क्या आ जाएगा माइनस का e की पावर 2y में y गया तो y आ गया, e की पावर y ऐसे भी समझ सकते हो, क्या निकल आया, dy बाई dx इक्वल टू माइनस का e की पावर y। फिर इसका अवकलन करो दोबारा, क्योंकि 2 बार लिखा था ऊपर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोबारा किया, माइनस का चिन्ह ऐसे लगा रहे तो e की पावर y का e की पावर y, और फिर y का e की पावर y का e की पावर y, फिर y का करो तो dy बाई डी एक्स, e की पावर y का अवकलन किया तो ये आ गया। अब इसके बाद में देखो दिया क्या गया था, ये मिल क्या रहा, इधर वाली चीज़ तो मिल रही, देखो इधर वाली चीज़ तो मिल रही है, अब उधर वाली अगर चीज़ मिलानी है, उधर केवल 1 मिल रहा है, तो माइनस का e की पावर 2y जो होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ से ढूंढो, यहाँ पर ये देखो आ गया, यहाँ पर इससे मिलाओ, इसकी जो पहले वाली लाइन क्या दी गई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ई की पावर वाई, तो डी माइनस का ई की पावर जो वाई है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इस जगह माइनस के ई की पावर जब ए की जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी जगह लिखा, और गुणा में क्या चल रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इधर क्या चल रहा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था, आ गया हम लोगों का। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो सवाल क्या दिया गया है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, इस दौड़ को ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई ना जीत पाए, ए और बी में कोई ना जीत पाए, तो ए और बी लिखा है, ए और बी, ए और बी, ए की प्रायिकता देखो ना जीत पाए, यहाँ पर देखो
ए और बी, ए और बी, ए और बी में कोई ना जीत पाए। ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए की प्रायिकता लिखो, ए और बी, और की जगह लगाना है प्लस का चिन्ह, ए और बी में कोई ना जीत पाए, ऊपर लगा दो डैश। डैश का मतलब होता है कि इसको 1 से घटाना है, अगर यहाँ पर डैश हटाओ तो यहाँ पर इसको 1 से माइनस कर दो, इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी, ए के जीतने की प्रायिकता लिखो 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता लिखो 1/4। ए और बी में कोई ना जीत पाए मतलब इसको 1 से घटा देना, ठीक। कोई ना जीत पाए मतलब इसकी प्रायिकता नहीं आनी चाहिए। देखो जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक होती है, एक होती है। तो ए और बी, ए और बी, तो ए और बी को जोड़ दिया और कह रहा ए और बी में कोई ना जीत पाए, तो ए और बी तो नहीं मिलेंगे उसमें, बल्कि 1 के जो अलग वाला पार्ट है वो उसमें मिलेगा। टोटल पार्ट कितना होता है 1, और कह रहा है कि 1 में ए और बी नहीं जीत पाए, ए और बी ना जीत पाए, तो ए और बी नहीं जीत पाए तो जीतने की प्रायिकता, तो 1 माइनस कर दिया। ए और बी नहीं जीत पाए तो 1 माइनस और ए प्लस बी, ठीक। तो 1 माइनस इसका लासा लिया, 4 तियाँ 12, 3 चौको 12, तो 4 ऊपर, 4 तियाँ 12, 3 ऊपर, 1 माइनस 4 3 7/12, 12 को ऊपर गुणा किया, 12 माइनस 7/12, 12 में 7 गया, 5/12 उत्तर आ गया। देखो इसको एक बार और समझने की कोशिश करो कि ए और बी में ए और जीतने की प्रायिकता इतनी इतनी है, बी के जीतने की प्रायिकता, ए और बी में कोई ना जीत पाए इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी को आपस में जोड़ दिया, ए और बी को मिला दिया, प्लस कर दिया, और ए और बी में कोई ना जीत पाए। देखो प्रायिकता का योग कुल 1 होता है, उसने कह दिया कि 5, उसने कह दिया मान लो 0.5 है कोई चीज़, तो इससे हटा दो, तो वो हटाना होता है, तो वही इसको हटाना है समझो, क्योंकि ए और बी उसमें नहीं आने चाहिए ना, एक में ए और बी नहीं आनी चाहिए। कुल 1 होता है प्रायिकता को योग, कुल 1 होता है, और 1 में कह रहा है ए और बी ना आए, तो ए और बी अगर हटाना है तो एक ही में तो घटाएंगे, तो 1 में घटाया दोनों को जोड़ के, तो उत्तर आ गया 5/12। अब देखो दिया गया उस रेखा के दिक् को ज्ञात कीजिए जो यक्स वाई जेड अक्षों से समान कोण अंतरित करती हैं। तो देखो जो इसके उत्तर आएंगे वो कुल 6 उत्तर आएंगे। कितने उत्तर इसके आएंगे, 6 उत्तर आएंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें यक्स वाई जेड अक्ष कहा है, एक्स वाई जेड अक्ष कहा है, तो यक्स वाई जेड अक्ष कितने होते हैं, एक प्लस यक्स होता है, एक प्लस वाई होता है, एक प्लस जेड, एक माइनस एक्स, एक माइनस वाई, एक माइनस जेड, कुल 6 होते हैं और 6 के साथ बनाना होता है, ठीक है। चिन्हों का अंतर आएगा कैसे, देखो ये सवाल आप पढ़ लेना आप अपनी उससे, देखो इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि एक सदिश मान लिया कि सदिश एक दिया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एक सदिश अपने मन से हमने मान लिया कि एक सदिश ये हमें दिया गया है, ए बराबर एक सदिश दिया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब देखो यहाँ पर एक फिर ध्यान से पढ़ो कि यक्स वाई जेड अक्षों से समान कोण अंतरित करती है। सवाल में दिया है जो यक्स वाई जेड अक्षों से समान कोण अंतरित करती है। समान कोण अंतरित करने का मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, जब आप कॉस अल्फा निकालते थे, कॉस अल्फा इक्वल टू कैसे निकालते थे, इसको रखते थे ए को अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, बी बीच वाला बी ऊपर और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और कॉस गामा निकालना होता था अगर आपको तो क्या करते थे, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे तो करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों लिख लिया। अब यहाँ पर यही था कि अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि समान कोण अंतरित करती, समान कोण का मतलब है कि जो अल्फा है बीटा है और गामा है वो बराबर है, अल्फा है बीटा है गामा है वो बराबर है, ठीक। अब जब अल्फा बीटा गामा बराबर है तो जब अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा बराबर है तो कॉस अल्फा भी आपस में बराबर होगा, कॉस बीटा भी आपस में बराबर होगा, कॉस गामा भी बराबर। क्यों, मान लो कि अल्फा का मान 30 है तो कॉस 30 का मान भी उतना होगा, इसका भी कॉस 30 का मान उतना होगा,
क्योंकि अल्फ़ा बीटा बराबर है, इसलिए 30 यहाँ पर होगा, तो इस cos 30 का मान वही बराबर होगा और वही cos 30 का मान इसमें भी होगा। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, क्योंकि ये हमें दिया है और जब ये दिया है तो ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर तो ये आपस में बराबर। तो इनको बराबर करो, a/√(a² + b² + c² बराबर ये वाला b/√(a² + b² + c² और बराबर ये वाला भी c/√(a² + b² + c²। पहले वाले दो को पहले ले लो, हल करो, इसको भाई छोड़ दो। इन दोनों को जब हल करोगे तो नीचे वाला आपस में कट जाएगा, a बराबर b निकल आएगा। कितना, a बराबर b। इन दोनों को हल करो तो नीचे से फिर नीचे वाला कट जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, c। b बराबर c। जब a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो यानी कि a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c। अब a बराबर b बराबर c का मान इसमें रखो, a का मान यहाँ है, a का मान यहाँ दिया गया है। देखो यहाँ पर नीचे रखते हैं, इसमें a ऊपर लिखा, नीचे a की जगह और b की जगह भी क्या कर देंगे, b a के बराबर है तो फिर b की जगह a रख दिया, और c किसके बराबर है, a के बराबर, तो c की जगह भी a रख दिया। तो कितना हो गया, नीचे आ गया a² 3a² और a² को बाहर निकालेंगे तो a/√3a, a से a कटा, उत्तर आया 1/√3। जो 1/√3 है वो इसमें भी 1/√3 आएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है। अगर इसका मान 1/√3 है तो इसका मान भी 1/√3 होगा, अगर इसका मान 1/√3 तो इसका मान भी 1/√3 होगा। तो तीनों के मान कितने आ गए, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। अब देखो इसमें जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो बाद में भी बराबर होंगे। जब आप cos 180 माइनस करोगे, cos 180 माइनस करोगे, क्योंकि ये अगर ये +x +y और +z अक्षों के साथ बना रहे हैं तो -x अक्ष के साथ क्या बनाएंगे, 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि x ऊपर है, x +x ऊपर है तो -x नीचे है। अगर इसके साथ कोई रेखा अल्फ़ा कोण बना रही है तो इसके साथ क्या बनाएंगे, 180 माइनस अल्फ़ा। जब आप 180 माइनस अल्फ़ा लगा के चेक करोगे तो उत्तर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। अभी तो ये प्लस में आ रहा है, देखो प्लस में, और जब आप 180 लगा के इसमें हल करोगे तो उत्तर माइनस में भी आएगा। तो इनके उत्तर कुल आ गए 6, एक प्लस वाले 1/√3, एक माइनस वाले 1/√3। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट। अब देखो सवाल क्या दिया गया, दर्शाइए कि बिंदु 2i माइनस i माइनस का इतना 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 और इतना, तीन दिए गए सदिश एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हों, एक भुजा दो भुजा आपस में बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए देखिए, पहला क्या दिया गया था, 2i मान लिया, a दिया है। दूसरा दिया गया था माइनस का i माइनस का 4j b मान लिया। तीसरे वाले को c मान लिया। अब देखो पहले वाले का वो निकालो, मान निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर a² + b² + c²। a यहाँ दिया गया है, b c आगे है नहीं, तो a² किया 4 आया, रूट के अंदर 4 आया। फिर b किया तो b का मान कितना आया, b का मान निकालो। b का मान जब निकालेंगे रूट के अंदर a² यानी कि -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, -4 का स्क्वायर तो 16 आ गया, और आगे c है नहीं तो 16 1 17 आ गया। और फिर c का मान निकालो, रूट के अंदर a² यानी कि -1 आगे लिखा है, तो -1 का स्क्वायर तो 1, 4 का निकालेंगे तो 16, और प्लस आगे कुछ है नहीं तो 16 1 17। तो दो आपस में बराबर है ना, दो भुजाएं देखो आपस में बराबर है, बी और सी आपस में सदिश बराबर हैं, इनका मान बराबर है। क्या मान बराबर है इनका, दिशाएं बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन इनका मान बराबर है। जिस भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मान आपस में बराबर होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अतः बी व सी समान है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्या दिया है कि सभी खंड हल करने हैं। पहला दिया गया है a बराबर इतना सदिश, b बराबर इतना सदिश, तो a सदिश क्रॉस b सदिश का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो हमने सवाल को लिख लिया है कि पहला जो a क्रॉस है, a सदिश है उसको लिख लिया है, b सदिश दिया है उसको भी लिख लिया है, और इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस के लिए सूत्र क्या होता है, आपको i j k ऊपर लिखना है। इसको सारणी का प्रयोग करके हल करते हैं। i j के ऊपर लिखा और इसके बाद में 2 3 2
इनके गुणा में क्या है, ए का मान, बी का मान, सी का मान क्या है, ए का मान 2 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, फिर 2 यहाँ रखो। इसमें क्या है, गुणा में 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 रखा, यहाँ पर 2 है तो 2 रखा, यहाँ पर 2 है तो 1 2 फिर 2 रखा। अब इसको हल किया, हल कैसे करते हैं, पहले आई कैप रखा, इधर वाला हटाओ, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 यानी कि -4, क्योंकि इधर वाले में जब जाते हैं तो माइनस का रखते हैं तो -4। बीच वाला -j है, -j लगाते हैं, माइनस का j कैप लगाया, तो इधर वाला हटाओ, इधर वाला माइनस का j कैप लगाते हैं, बीच वाले माइनस का, और इधर प्लस का, इधर यहाँ से हटाया, 2 दूनी 4 4 लिखा और 2 एकम 2, यानी कि जब इधर से जाते हैं भी बताया था ना -2, तो -2 रखा, प्लस का k कैप लिखा, k कैप के बाद में k कैप के इधर वाला हटाओ और k कैप के इधर वाला हटाओ। जैसे यहाँ पर i था तो i के इधर वाला हटाए, इधर वाला हटाए, इन दोनों का गुणा कराया, इन दोनों का, j कैप में इसको हटाया और इसके सामने वाला हटाया, तो इसका और इसका गुणा कराया, इसका k कैप में इसको हटाया, इसको हटाया, 2 दूनी 4 कराया, -3 कराया, हल किया, उत्तर इतना आया, उत्तर इतना आ गया। अब देखो, अगर उत्तर में इसका परिमाण पूछा होता, अगर उत्तर में इसका परिमाण पूछा होता तो हम लोग क्या करते, इसको रूट लगाते और a² यानी 2 का स्क्वायर, b² यानी कि -2 का स्क्वायर और प्लस c² यानी कि 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा 9 आया, यानी कि इसका मान 3 आ जाता। लेकिन हमें सवाल में पूछा नहीं है तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बता दिया है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये दिया गया है आव्यूह वाला सवाल, ए एक आव्यूह दिया गया है, बी एक आव्यूह दिया गया है, ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ए और बी का गुणा ज्ञात करना है। अब देखो ए दिया है, ए को लिखा, बी दिया है, बी को लिखा। ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रो का गुणा कॉलम के साथ कराएंगे, रो का गुणा कॉलम के साथ, रो क्या है 6, 6 दूनी 12, 12 लगाया, प्लस 9 त्रिक 27, 9 सते 9 त्रिक 27, 9 सते 7 लिखा है ना, 9 सते 63, 63 लिखा, इन दोनों को जोड़ा 75 आया। फिर इसके बाद में रो का गुणा इस कॉलम के साथ कराओ, फिर रो का गुणा इस कॉलम के साथ कराओ, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाना, रो का गुणा इस कॉलम के साथ लगाओ, यहाँ रखो, रो का गुणा इस कॉलम के साथ लगाओ, यहाँ रखो, रो का गुणा इस कॉलम के साथ कराओ, यहाँ रखो, तीनों को जोड़ा, उत्तर आ गया हम लोगों का, ये हो गया उत्तर। अब देखो समाकलन का सवाल दिया है कि समाकलन log x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको फर्स्ट सेकंड करते सकते हैं, कैसे, आगे एक 1 मानो और 1 मान के log x का साथ फर्स्ट सेकंड वाला करके हल कर दो। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, log x लिखा, आगे 1 लगाया, इसको सेकंड माना, इसको फर्स्ट माना, log को फर्स्ट माना, अगर log को फिर से सेकंड मान लेंगे तो फिर वही वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इसको पहले कोई भी अगर आपको हल करना हो, एक दिया हो तो उसके लिए पहले 1 मानो, इसको सेकंड माना और इसको फर्स्ट माना, log को पहले रखा और 1 dx किया, माइनस चिन्ह लगाया, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का किया समाकलन, समाकलन करने के बाद में बाहर dx लगाया। log x का अवकलन क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो ये नीचे वाला जो x है वो log x का अवकलन आया है, और जो ऊपर वाला x है ये आया है 1 का समाकलन। 1 का समाकलन क्या होता है, x, तो 1 का समाकलन ऊपर है और log x का आया 1/x, 1 से 1 x से x कटा, 1 आया, और फिर 1 का क्या होता है, 1 का समाकलन 1 का होता है फिर से x हो जाएगा, x लिखा, और इधर क्या था, यहाँ पर फिर 1 का समाकलन क्या होता है x, यहाँ पर x log x आया, x log x आया, और फिर यहाँ पर माइनस का x आया, प्लस आगे c लगा दिया, और इसके बाद में x। अब देखो यहाँ पर घात नंबर क्या दिया गया है, साइन x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक का मतलब होता है अवकलन ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका क्या ज्ञात करना है, अवकलन। अब इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो साइन की पावर cos x का अवकलन कैसे निकालेंगे, तो y मान लिया, इसको y मानने के बाद में दोनों पक्षों में log लेना है, log ले लिया। क्यों log लिया, क्योंकि किसी की पावर में अगर दिया गया हो तो दोनों पक्षों में log ले लो, क्योंकि ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो log इधर लिया तो log y हो गया, इधर log लिया तो log साइन x की पावर cos x हो जाएगा, और log यम की पावर जो यन होता है, log यम की पावर यन होता है, वो होता है यन जो होता है वो आगे आ जाता है, तो यन log यम हो जाता है। तो वैसे यन जो है वहाँ पर cos x की तरह काम करा, तो cos x आगे किया, cos x log sin x किया। अब इसका log x का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करो तो log y का हो जाएगा 1/y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx, बराबर लगाया, एक है sin x, एक है log sin x, दो हैं, फर्स्ट सेकंड करके हल करेंगे, एक log x है, एक sin x है। तो पहले क्या किया
क्या किया, कॉस एक्स का अवकलन किया, तो कॉस एक्स का है माइनस का साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का वैसे लिखा रहने दिया। ठीक, इसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाया, इसके बाद में इसका हम कर चुके थे तो इसको कॉस एक्स को वैसे का वैसे रखा रहने दिया। अब लॉग साइन एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, एक्स की जगह क्या साइन एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा नीचे एक्स की तरह, जैसे लॉग एक्स का 1/x होता है तो ये साइन एक्स हो जाएगा नीचे, साइन एक्स हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर यक्स तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर तब तक करते रहते हैं जब तक कि वहाँ पर यक्स ना ख़त्म हो जाए, बिल्कुल 1 आ जाए, तब तक करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो साइन एक्स है, अब साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा क्या अवकलन, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या बचा, कॉस एक्स के बाद में क्या किसको करोगे, तो एक्स को तो करोगे, एक्स का क्या आ जाएगा 1, और 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब इसको बस केवल हल करना है, dy/dx, y इधर लिखा है, y का मान क्या माना था, y बराबर माना था साइन एक्स की पावर ex, तो ये जो y दिया गया है इस y की जगह ये मान रख दिया, और ये इधर भाग में है तो इस वाले मान को उधर गुणा में भेज दिया, तो क्या आ गया साइन की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। दोनों में लासा ले लिया तो लासा आया साइन एक्स का इधर गुणा कराया तो ये आया साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस दोनों का गुणा कराया तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जो साइन एक्स है इधर ले आए, ये भाग में चल रहा था तो इसके जब भाग में आ जाएगा कोई भी चीज़ हो तो भाग में इसकी पावर 1 है, साइन की पावर 1 है, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं जब आधार समान हो। आधार क्या है साइन एक्स, यहाँ पर भी क्या आधार साइन एक्स, तो दोनों में आधार साइन एक्स बराबर है, तो ये जो चीज़ 1 है इसकी पावर ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो गया। और ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स पहले लिख दिया, माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस का लॉग साइन एक्स की पावर साइन। अब देखो यम की पावर यन की तरह कर दिया, कैसे कर दिया, माइनस का यहाँ माइनस लिखा रहने दिया, इसके बाद में ये यन का काम कर रहा है वही वाला पहले वाला सूत्र। देखो यम जो यहाँ पर होता है यन, ये यन की तरह काम कर रहा, और यन को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यन को क्या किया ऊपर ले आए। आप चाहो तो यहाँ पर भी बिल्कुल छोड़ सकते हो, अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये हम लोगों का उत्तर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में ये हो गया हम लोगों को कंप्लीट। इसके बाद में निम्नलिखित किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब इनमें से आगे 5 खंडों को हल करना है। दिए कितने गए हैं, 1 2 3 का खा गा घा अंगा चा, यानी कि 6 दिए गए, 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी 5 खंड हल करने हैं। ठीक, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। ये दिया गया सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणिक है इसका मान 0 है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो हमने उस सारणिक को लिख लिया है, ये सारणिक दी गई थी प्रश्न में, और सिद्ध करना है कि ये 0 बराबर है। तो हमने क्या किया, लगाया C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C मतलब कॉलम जो दूसरा है, कॉलम दूसरे में कॉलम पहला घटा दिया, जो कॉलम दूसरा है कॉलम दूसरे में कॉलम पहला घटाओ तो कितना आ जाएगा, कॉलम दूसरे में ये दूसरा है और ये पहला है, ये तो तीसरा हो जाएगा ना, दूसरे में पहला घटाया तो 16 माइनस 13 करेंगे तो 3 आएगा, 17 माइनस 14 करेंगे तो फिर 3 आएगा, 18 माइनस 15 करेंगे तो फिर 3 आएगा। अब C3 टेंस टू C3 माइनस C1, C3 में क्या घटाना है C1, जो C3 है C3 ये है, C3 में क्या घटाओ C1 को घटाओ तो 19 में 13 गया, 19 में यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा C2 लो यहाँ पर, नहीं तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पर जब C2 लिया C3 टेंस टू C3 माइनस C2 ये है, C3 में C2 घटाओ तो क्या आएगा, फिर 16 घटाया तो फिर 3 आ गया, 17 घटाया इसमें तो फिर 3 आ गया, फिर इसमें 18 घटाया तो 3 आ गया। और ये देखो सारणी का गुण होता है अगर कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो उसी के हिसाब से अगर 2 कॉलम समान है तो इसका मान आप सीधा 0 लिख सकते हो और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये सारणी के गुणधर्म होते हैं। C2 यानी कि कॉलम दूसरा व C3 कॉलम तीसरा समान है। क्या है, समान मतलब इनके मान समान हैं, अतः सारणिक का मान 0 होगा। ठीक, इतना लिख देना है बस। ये हो गया हम लोगों को 5वें का कंप्लीट। अब देखो खा नंबर क्या दिया गया है, खा नंबर दिया गया है कि A बराबर 1 2 2 -1, तो A इन्वर्स ज्ञात करना है। क्या, A इन्वर्स हमें ज्ञात करना है। अब A इन्वर्स के लिए क्या करना होता है, A इन्वर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ A 1/A, A का परिमाण।
तो ए का परिमाण क्या होता है, इसका मान निकाल दो सारणी की तरह मान निकालो, 1 2 2 -1 सारणी की तरह इसका मान निकालो, -1 और माइनस का चिन्ह आएगा बीच में, 2 दूनी 4, यानी ये कितना हो जाएगा -5 ए का मान कितना आ गया, ये सारणी की तरह इसका मान निकालना है, ये दिया गया है ना, तो इसका सारणी की तरह मान निकाला, -5 आ गया। तो नीचे लिखो 1/-5, ये मॉड नहीं है, इसका मतलब होता है परिमाण, ठीक। ये -5 लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोई भी दो टर्म हो, यानी कि 2 रो है इसमें, देखो 2 रो और 2 कॉलम, तो उनमें क्या होता है कि ये जो होता है ये वाला विकर्ण, इनको परस्पर बदलना होता है और इनके चिन्ह बदलने होते हैं, यानी कि इनको परस्पर बदलो। ये जो 1 और -1 दिए गए हैं इनको परस्पर बदलना, दिया गया है 1 2 2 -1, तो क्या करना, इनको परस्पर बदलना, जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर -1 को पहुँचा दो, जहाँ पर -1 लिखा है वहाँ पर 1 को पहुँचा दो। तो इनको परस्पर बदलना है, -1 को यहाँ पर रख देना है, तो -1 यहाँ रख दिया और 1 को यहाँ रख देना है, इनको परस्पर बदल देना और इन दोनों की चिन्ह बदल देने, यानी कि जो प्लस है वो माइनस कर देना इस वाले विकर्ण में इनमें चिन्ह बदल देना है, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 कर दो, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 कर दो, तो ये हो गया हम लोगों का उत्तर, ठीक। लेकिन और इसमें अगर आप चाहो तो ये माइनस का जो ये है माइनस का चिन्ह, इस माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करा सकते हो और चारों में गुणा होगा, क्योंकि सारणिक में क्या होता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नहीं होता है, मतलब कि एक ही रो में हो गुणा माइनस का, इसमें सब में हो जाता है, मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई इस माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी, तो उत्तर वो भी। देखो प्रश्न दिया गया है, ये अंतराल इतना और ये दिया गया है, इसके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो अंतराल दिया गया है 0 से 3 और जो ये कोष्टक लगा है मतलब 0 से 3 तक, यानी कि 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी, और ये समीकरण दिया गया है। जब ये समीकरण दिया जाए, ये मान दिया जाए, तो इसमें आपको क्या करना है, इनके मान रखना है। 0 का मान रखो इसमें 25 आएगा, 1 का मान रखो इसमें, यक्स की जगह 1 रखते चले जाओ तो माइनस का 16 आएगा, यक्स की जगह जब 2 रखोगे तो मान आएगा माइनस का 35, यक्स की जगह जब 3 रखोगे, यक्स की जगह 3 रखते चले जाओगे तो उत्तर आएगा 16। कितना आएगा 16। और ये जब 4 मान निकल आए जो दिया हुआ अंतराल के हिसाब से, तो इसमें से ही आपको समझना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो देखो 25 सबसे बड़ा है, 25 सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा उच्चतम। और निम्नतम कौन सा है, निम्नतम ये है, क्योंकि ये माइनस में है, निम्नतम ये ना बनी है, ठीक, निम्नतम, तो ये निम्नतम हो गया -35, उच्चतम हो गया 25, ठीक। अब देखो सवाल क्या दिया गया है, ये सवाल दिया गया है और इस सवाल से सिद्ध करना है कि dy/dx इक्वल टू -1/1 + x का होल स्क्वायर है। अब देखो हमने ये सवाल लिखा है, ठीक है, ये सवाल लिखा और सिद्ध करो dy/dx इक्वल टू -1/1 + x², ठीक, ये लिखा। इसके बाद में ये जो चीज़ है इसको बराबर के उधर भेजा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग करो तो इधर x² हो जाएगा, इधर से रूट हटेगा, इधर y² हो जाएगा, माइनस का चिन्ह का वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर जब रूट का करेंगे तो ये हो जाएगा। x² का अंदर गुणा कराओ, गुणा करा दिया, y² का अंदर गुणा कराओ, गुणा करा दिया, ठीक। अब x² y² को इधर ले आओ तो ये हो गया x - y², इधर उधर ले जाओ तो y² x था और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का x² y हो जाएगा। x² - y का सूत्र क्या होगा, a² - b² का a + b a - b। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x y दोनों कॉमन ले लो तो x y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा x लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद में क्या करना है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ से माइनस निकाल लो, यहाँ से जब माइनस निकालेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, माइनस का x, प्लस का y माइनस का x, ये माइनस बाहर निकाला। अब ये जब माइनस बाहर निकाला तो ये x + y इधर रहने दिया, y - x से y - x कट गया, ठीक, इसीलिए माइनस निकाला था बाहर। अब ये लिखा माइनस का इतना बराबर इतना आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि जो x y है और इधर क्या किया, माइनस जो है माइनस का अंदर गुणा कराया, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y, इधर माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, प्लस का y हो गया, y कॉमन लिया तो x + y हो गया, x + y हुआ, x + y के बाद में क्या करेंगे, y x वाला टर्म जो है वो उधर भाग में भेज दिया, क्योंकि x वाला टर्म एक तरफ हो गया, ठीक।
इतना करने के बाद में समीकरण जो ये पहला माना है इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन किया। अब जब यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर किया। अब पहले वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करो तो -1 होगा, और जो पहले वाला है नीचे वाला है उसको वैसे का वैसे लिखा रहने दिया। अब माइनस का चिन्ह बीच में लगाया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में ऊपर वाले को ऐसे लिखा रहने दो तो माइनस का x वैसे लिखा रहने दिया। अब x + 1 का करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1, और 1 का गुना जब इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक, dy/dx इक्वल टू माइनस का अंदर गुणा करा तो माइनस का x माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x अपॉन 1 + x²। जो प्लस का x और माइनस का x वो कट गया, क्या आ गया -1 अपॉन 1 + x²। यही सिद्ध करने का इरादा था कि सिद्ध करो dy/dx इक्वल टू -1 अपॉन x², dy/dx इक्वल टू -1 अपॉन x² हो गया। अब देखो सवाल नंबर घ में क्या दिया गया, समाकलन 0 से a, समाकलन 0 से a √x ये दिया गया। इसका मान याद करना है। इसका मान देखो कैसे याद करेंगे, ये देखो हमने लिख लिया है। ठीक, अब इसका मान याद कीजिए। अब i बराबर इसको मान लिया कि i बराबर दिया गया है, इसको समीकरण पहले का नाम दे दिया। P4 लगाया जो NCERT में दिया गया, क्या दिया गया है कि 0 to a f(x) dx अगर दिया गया हो तो उसको कैसे लिखते हैं, 0 to a f a - x dx, उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसी का हमने प्रयोग किया है। ठीक, उसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो जब उसी का प्रयोग कर रहे हैं 0 से a लिखा, और इसके अंदर a पहले लगा दो, a पहले लगा के माइनस लगा के x लिखना है, a पहले लगा के माइनस का x लगा के, तो a पहले लगा के माइनस का x लगाया यहाँ पर, फिर a के आगे a - x लगाया यहाँ पर भी, फिर x की जगह a - x लिखा। जब x की जगह a - x लिखेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और जब माइनस का a का अंदर गुणा होगा, a - x लिखा है ना, इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का x कैसे, देखो a - x लिखा था, अब x की जगह जब x की जगह क्या रखना है, a - x, अब एक अंदर गुणा करें तो माइनस का a और प्लस का x, और यही तो लिखा है, देखो यही तो लिखा है। अब a से a कट गया, a से a कट गया तो बचा x, तो x आ गया, x √a - x अपॉन a - x। ठीक, ये जो x था इसको आगे लिखा, और ये वाला जो था इसको पीछे लिखा। इसके बाद में देखो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो इधर वाला i और इधर वाला i जुड़ के क्या हो जाएगा 2i। इधर वाला जोड़ेंगे तो इधर वाले में लासा में दोनों समान है, देखो लासा दोनों सेम आ जाएगा, और ऊपर √x और नीचे √a - x। ये देखो दोनों जोड़ो, लासा लेके जोड़ोगे तो ये आएगा ऊपर, ऊपर ये आएगा, तो दोनों ऊपर नीचे समान हो जाएंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 का जब समाकलन करते हैं तो x आ जाएगा, और जो लिमिट चला है वो 0 से a, अपर लिमिट पहले रखो a और फिर लोअर लिमिट लिखो तो a - 0 हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ गया a, 2 को इधर भेजो तो समाकलन i का मान निकालना था। देखो इसको किसके बराबर माना था, इसी i का मान तो हमें निकालना था, यही तो मान निकालना था इसका i, तो ये i का मान निकालना था। तो ये देखो i का मान कितना आ गया, a/2। ठीक है, ये हो गया हम लोगों